हाँ, मेहनत बहुत है लेकिन, पता नहीं। हाँ, आ गया। का भला भी हो जाए, नारी शक्ति काम करेगी तो। चले, छोड़ो ना, सही है, याद रहेगा। चले, चलो। अब हमने क्या क्या पढ़ा यार? चालू है। हमने क्या क्या पढ़ा ब्रो? चल रहा है यार, चल रहा है तो यार, माइंड में वो डाल देता है। नहीं नहीं, चल रहा है, देख लिया तो। हाँ, मेरे को बस ये बता दो, हमने पढ़ क्या क्या लिया अभी तक? मतलब हमने ना, जो मेन पार्ट था भाई, मेन पार्ट हमने कर लिया इसका। ठीक है। अब थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इजी है, वो बहुत इजी है। जो हार्ड हार्ड वाली कहानी थी, जो समझने लायक चीजें थी, वो हमने समझ ली हैं। ठीक है। जैसे कि डिविडेंड हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक। तो डिक्लेयर करने के 5 दिनों के अंदर अंदर हमें इसे एक सेपरेट अकाउंट में रखना है। किसमें? सेपरेट अकाउंट में। ठीक। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक। तो डिविडेंड का पैसा अगर आपको देना है तो भाई साहब, ये लॉ है कि आपको कहां रखना है उसे? सेप क्या हो गया? सेपरेट अकाउंट में रखना है। ठीक है। 5 दिनों, ध्यान से सुनना, मैं भी पूछूंगा। 5 दिनों के अंदर अंदर सेपरेट अकाउंट में रखना है। और पे कब तक कर देना है? 30 दिनों के अंदर उसको पे कर देना है। किसको पे कर देना है? हाँ, शेयर होल्डर को। डन। अगर 30 दिनों में पे नहीं कर पाए तो क्या करना है? अगले 7 डेज में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है। कहां पे? ठीक। कब? बोलो यार। अगर हम 30 दिनों में पे नहीं कर पाए तो उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर हमें पैसा कहां डाल देना है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। सही है। अब कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़े पड़े अनक्लेम रह गया, क्या हुआ? हाँ, देखो अनीश था। ठीक। अनीश को हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 2 रुपए का। ये क्लेम करने आएगा? क्या बोलेगा? अब अपने पास ही रखो यार, ये पैसा पड़ा हुआ है। अगर इसने क्लेम नहीं करा तो मैं दे नहीं पाया इसको 30 दिनों में। मैंने 7 दिनों में कहा ट्रांसफर कर दिया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 2 रुपया रखा हुआ है, क्लेम ही नहीं कर रहा। कह रहा है क्या ही होगा सर इससे? हाँ, इससे कुछ भी नहीं आता सर। अब आपके ज़माने में होता होगा ये, हमारे ज़माने में कुछ नहीं है। ठीक है। मैंने कहा सही है भाई। तो ये पैसा इस बंदे ने 7 सालों तक अगर क्लेम नहीं करा, 7 years, तो ये अनक्लेम पैसा जितना भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है वो भेजना पड़ेगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। कहां डालना पड़ेगा पैसा? सही है, समझ में आया? अब सुनो एक और बात। जिस बंदे का पैसा अनक्लेम रह जाता है, ठीक है, 7 सालों तक, उसका सिर्फ ये 2 रुपया नहीं, हम मान लेते हैं ये बंदा ही चला गया, तो हम इसके शेयर्स भी
कहां पे डाल देते हैं? इसने शेयर्स लिए होंगे। अरे हम किसी को पैसे दे रहे हैं, वो लेने नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या? वो बंदा ही नहीं है। तो भाई बंदा ही नहीं है। अब तो क्या है ये तो देख ले। तो इसका पैसा कहां डाल देंगे? उसका डिविडेंड का पैसा तो डालेंगे ही डालेंगे, दैट इज 2 रुपीज। और उसके शेयर्स भी उठा के कहां डाल देंगे? आईपीएफ में। सर सर, क्या ये बंदा आईपीएफ में जाने के बाद क्या क्लेम कर सकता है डिविडेंड अपना? हाँ, क्या ये अपना शेयर्स क्लेम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? मान लो, मैं बताता हूं, मान लो इसको ना डिविडेंड मिला था, सही है, 1 रुपए का। इससे पहले ये बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और ये अपनी गर्लफ्रेंड को चाची बोलने लगा, ठीक है, अपने स्कूल को पार्लियामेंट बोलने लगा, रिक्शे वाले को मर्सिडीज वाला बोलने लगा, ठीक है, कहीं भी खड़ा होकर नाच दे रहा है। क्या इसे होश होगा डिविडेंड क्लेम करने का 1 रुपए की खुशी में? दैट इज द खुशी ऑफ 1 रुपीज। इतना डिविडेंड, दिल पे लग गई बात, दिल पे लग गई बात, बंदे के दिल पे लग गई बात। बंदा कह रहा है, ये फुल डांस कर रहा है बंदा, बंदी को बोल रहा है तू मेरी चाची है। बंदी, अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है, तू बस ठीक हो जा ना, मैं ठीक, 1 रुपया मिला है मेरे को, मैं दुनिया खरीद लूंगा। सही है। क्या ये कभी ठीक नहीं होगा क्या? बोलो इलाज चलेगा यार, ठीक हो जाएगा। मान लो ये ठीक हो गया, मान लो ठीक हो गया, अरे भाई तू नहीं है, चल कोई और बंदा है, ठीक है, ठीक हो गया। अगर ये ठीक हो गया, सही है, तो ये जाके यहां से बोल सकता है कि ये मेरे शेयर्स थे, ये शेयर्स मुझे वापस चाहिए। तो वहां जो प्रोसीजर होगा वो रिक्वायरमेंट्स फॉलो करके इसको शेयर वापस मिल जाएंगे। अच्छा, शेयर डालने की रिक्वायरमेंट ना तब आती है जब कंजिक्यूटिव 7 ईयर इसने कुछ भी क्लेम ना कराओ। डिविडेंड तो पहुंच जाएगा, क्लेम नहीं हुआ तो, ठीक, लेकिन शेयर कब छीने जाएंगे? जब कंजिक्यूटिव 7 ईयर, अगर पिछले 7 सालों में 1 2 3 4 5 6 7 एक भी साल में अगर इसने क्लेम कर लिया तो शेयर नहीं जाएंगे वहां पे। शेयर कब जाएंगे वहां पे? कंजिक्यूटिव 7 ईयर में एक भी बार इसने क्लेम ना करा हो तब। तो मान लिया जाता है कि बंदा कहीं चला गया है या बंदा ऑपरेटिव नहीं है, वो या तो कोमा में है या पागल हो गया या जा चुका है। तो आईपीएफ अपने पास पैसा रखता है, वो कहता है कंपनी ये पैसा हम आपको यूज करने नहीं देंगे। आईपीएफ अच्छे अच्छे कामों के लिए इसे यूटिलाइज करता है, वो भी हमें पढ़ने किस किस काम के लिए यूटिलाइज करता है। आ गया इतना समझ? पक्का? अच्छा, अगर सर ये 30 दिन में ट्रांसफर नहीं करा तो, मतलब 30 दिन में हमने प्रॉमिस कर लिया था कि हम आपको डिविडेंड पे कर रहे हैं और हमने 30 दिन में पे नहीं करा तो 18% पर एनएम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 30 दिन के बाद। कितना? 18। कितना परसेंट? 18%। आ रहा है? पक्का? क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है कि आपने प्रॉमिस कर दिया, अपने प्राइस बढ़ा लिए और डिविडेंड नहीं दे रहे हो, बार बार डिले कर रहे हो, तो भाई साहब आपको ये हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज 18%। ठीक है। अगर आपने 7 दिनों के अंदर अंदर ये नहीं डाला तो, अगर आपने 7 दिनों के अंदर अंदर ये नहीं डाला तो, हाँ, तो यहां पे 12% पर एनम आपको मिला के डालना पड़ेगा। फिर आपको डालना था लेट सपोज 1 पेटी और आपने नहीं डाला,
7 दिन चले गए, 7 दिन के बाद से फिर 12% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करके जो दिन का बनेगा उतना इसमें ऐड करके यहाँ पे डालोगे। आ गया? 2 रेट है, समझ में आ गया? पक्का? 18 क्यों? 18 तो हमेशा तक रहेगा जब तक दोगे नहीं आप ना। देखो 12% है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने के लिए और 18% है ना देने के लिए। तो शेयर होल्डर, अब जब भी शेयर होल्डर मांग रहा है आप दे नहीं रहे हो, शेयर होल्डर रोज आ जा रहा है खट 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 पैसा, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं दे रहे, फिर आ रहा है खट 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 पैसा, फिर नहीं दे रहे हो। तो जिस दिन यहाँ ड्यू डेट बनती 30 दिन के, 30 दिन के बाद कभी भी शेयर होल्डर को दोगे तो 18% चार्ज करेगा वो। तो दोनों अलग रिक्वायरमेंट है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एक रिक्वायरमेंट तो ये है, मैं नई शीट ले लेता हूँ, देखो एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि 30 दिन में आपको शेयर होल्डर को देना है। सुन लो ध्यान से, अब 30 दिन में नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 18% पर एनम के हिसाब से चार्ज करके वो आपसे लेगा। कौन देगा? ये कंपनी देगी। किसको? शेयर होल्डर को। ठीक है। अगर आपने 30 दिन में उसे पे नहीं करा तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक अलग सेपरेट अकाउंट, जिसको क्या बोल रहा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है। कितने दिनों में? अगर 7 दिन के बाद डालते हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है भाई साहब, ये अलग रिक्वायरमेंट, दैट इज डिफरेंट। 7 दिनों के बाद डालते हो तो कितने परसेंट के साथ डालोगे? सही है, यह इकट्ठा होता रहेगा। जब वो क्लेम करेगा तो 18% आपसे चार्ज करेगा, इसमें पैसा ज्यादा इकट्ठा होता रहेगा, इससे भी ज्यादा आपको पे करना है। यहां तो 12% के हिसाब से इकट्ठा हो रहा है, जितना डिले कर रहे हो देना 18% के हिसाब से है, तो वो वहां से प्रॉफिट से निकाल के देना पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा? ये दोनों अलग रिक्वायरमेंट है भाइयों और बहनों। आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आया? ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो आप ऐड करके यहाँ अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा करोगे। शेयर होल्डर को आपको 18% पर एनम देना है आप जब भी दोगे। भाई मैं शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, 1000 रुपया था, ये फेस वैल्यू हो गई, इस पे 10% का डिविडेंड था, दैट इज 10,000, ये मेरा बन रहा था। ठीक, आपने ये मेरे को नहीं दिया, तो मेरे को दिया आपने 1 साल बाद, मैं क्या करूँगा अब आपसे प्लस 18% लूँगा। कितना हो गया? 1800 आएगा। 1800 1 कैलकुलेटर उठा रही थी दीदी, इतना मेरे को आपसे लेना होगा। ठीक, लेकिन कंपनी के उसके ऊपर एक और रिक्वायरमेंट है कि इतना पैसा आपने पे नहीं करा तो आपको क्या करना है, 10,000 के ऊपर 12% पर एनम जमा कराना है इस अकाउंट में। ठीक है, 7 दिन बाद, हाँ करने, 7 दिन में अगर जमा नहीं करा तो अगले दिन से 12% लग जाएगा। तो मेरे वाले केस में पूरे साल का लग जाएगा, एक तरह से मान के चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेट ना कर रहे हैं। तो कितना? 12% 1200 आया, 11 12 ये सारे जमा करने पड़ेंगे यहाँ। अब जब शेयर होल्डर क्लेम करेगा तो यहाँ से आप इसे इतना दे दोगे, क्योंकि यहाँ जमा करोगे तो अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, आप कमा लोगे और यहाँ बढ़ जाएगा वो पैसा, तो यहाँ से पैसा इसका यहाँ मिल जाएगा। हाँ मिलेगा इतना ही। क्लियर है? क्लियर है? चले पक्का? चलो अब बुक से देख ले, ये कहानी खत्म कर रहे हैं बुक से। कहाँ पे है भाई? ऊपर है? अच्छा एक दो बातें और हैं, एक बात याद आ गई, मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ, ये बात समझानी थी मेरे को। देखो सेक्शन 73 अगर 74 का कंप्लाई नहीं करा
तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। मैं बता देता हूँ ये क्या होते हैं। ये ना डिपॉजिट्स के सेक्शन है, ये पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। किसके सेक्शन है? डिपॉजिट लेने के और देने के, मतलब लेने के और उसकी कब वापसी कर देने हैं, कितने दिनों में। तो 73 लेने की बात करता है, 74 देने की बात करता है। अगर इसका कंप्लाई नहीं करा आपने पब्लिक डिपॉजिट का, तो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते डिविडेंड। ठीक है, देख लो, पढ़ लो। ए कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 73 शैल नॉट सो लॉन्ग एज सच फेलियर कंटिन्यू, नहीं कर सकती। ठीक है, सिंपल है। दूसरी चीज, क्या सेक्शन 8 कंपनी डिक्लेयर कर सकती है? वो आपको पता है, वही चीज लिखी है, देखो। सेक्शन 8 कंपनी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, इट्स प्रॉफिट आर इंटेंडेड टू अप्लाइड ओनली इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज इस फॉर्म। ठीक है, चले। अच्छा, एक चीज और समझा देता हूँ, रुको 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 रुको, वापिस आओ वापिस आओ वापिस आओ। ये समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया? एक स्लाइड और, फिर रीडिंग मार लेंगे, वहां से खत्म होगा। ये 126 बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, इसका एक शेयर होल्डर है, ध्यान से समझना। कच्चा कैसे लिखेंगे? कच्चा, सही है? कच्चा तो नहीं हो गया? नहीं, डबल एच लगा देता तो कच्चा होता। मैंने CSC, हम इसको कच्चा पढ़ रहे हैं। ये कच्चा है किसका? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का नाम है। मैं कच्चा लिखना चाह रहा हूं वैसे, कच्चा लिख देता हूं बस, कुच्चा हो गया फिर। मैडम ये गलत लिखवा रहे हो आप लोग। कच्चा, बंदे का नाम है कच्चा, बंदे का नाम है शेयर होल्डर का। हंसाने के लिए कर रहा हूं, है ना। बंदे का नाम है क्या? कच्चा। ध्यान सर, हम खुद ही हंस लेते हैं, आप बस हमें मौका दो। दूसरा सुन लो यार, सुन लो यार। ये मिस्टर कच्चा, ये मिस्टर पक्का। ठीक है, कंपनी को क्या करना था? इनका डिविडेंड देना था। इन बिटवीन जब 30 दिन थे बकाया, अभी इन्होंने क्या करा, एक डीड बनाई कि मैं तेरे को शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं। ये अपने शेयर इसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक, इनकी डीड बन चुकी है, इनकी डीड बन चुकी है। लेकिन अभी यहां पे क्या रजिस्टर ROM होता है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर, यहां पे अभी ये नाम होगा, यहां पे ये नाम है। क्या ये इसका नाम चढ़ गया? नहीं चढ़ा, अभी इन्होंने बताया नहीं, डीड बन गई। अब कंपनी ऐसे केस में किसको डिविडेंड दे? है कंपनी क्या बोले? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या बोले? कच्चा पक्का पक्का कच्चा पक्का। किसको 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 किसको, ऐसे करेगी ना कंपनी। कहेगी भाई इसके नाम पे तूने ट्रांसफर कर दिया, नाम तेरा यहां पे है, तो मैं तेरे को दूं, उसको दूं, उसको दूं, तेरे को दूं। कच्चा पक्का पक्का कच्चा। ठीक, अगर देखा जाए तो जिसका नाम वहां पे लिखा है आप उसको दोगे, जिसका नाम, हाँ जी, मैं आपसे 2 बजे मिल सकते हैं। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो। क्या था? कच्चा। अब कंपनी बोल रही है कच्चे को दे, पक्के को दे, पक्के को दे, कच्चे को दे। ठीक, क्या करना चाहिए? अगर आप दिल की आवाज से पूछो, जितना आपने लॉ पढ़ा है, आप बोलोगे कच्चे को दे देना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? ऐसे केस में डिविडेंड रोक देती है ना। अभी देगी नहीं, वो कहां डाल देगी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ये रूल है कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है, सेक्शन 126 है। ठीक, सुन लो। अब कंपनी डिविडेंड इसको दे सकती है, इसको
दे सकती है। कब? कब? जब इसने डिक्लेरेशन दे दी हो। यहां पे इसने इसको यही तो डर है कि कल को मैंने, कंपनी को क्या डर है, देख लो इधर, कंपनी को क्या डर है कि मैंने अगर पक्के को दे दिया तो कच्चा गुस्सा हो जाएगा, है ना। वो हम पे केस कर सकता है कि नाम मेरा था और तुमने उसे क्यों दे दिया एज पर डीड, लेकिन ये बंदा एलिजिबल है। तो अगर एज पर डीड एलिजिबल है, नाम इसके ट्रांसफर हो गया इन दोनों के केस में, तो अगर इसने डिक्लेरेशन दे दी यहां पे, ठीक, तो हम इसको डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डिविडेंड को क्या कर देंगे, हम होल्ड कर देंगे। अदरवाइज डिविडेंड को क्या कर देंगे, हम होल्ड कर देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि इनकी डीड बन चुकी है। ट्रांसफर ये किस में इन्वॉल्व है, ट्रांसफर में इन्वॉल्व है। हाँ ठीक है, अगर डीड कोई अवेलेबल है, ऐसा कुछ ट्रांसफर है, तो इस केस में कंपनी रोक देगी। अच्छा, ऐसा ही केस राइट इशू और बोनस इशू में भी होता है। राइट इशू और बोनस इशू सुन लो पहले। हाँ तो रोक देगी ना भाई। हाँ तो ये दे नहीं सकती जब तक उसका नया नाम नहीं चढ़ेगा यहां पे। यार आपने तो लॉ देख के बोल दिया कि नाम उसका अगर है तो दे देना चाहिए, लेकिन इसने तो ट्रांसफर कर दिए ना शेयर, इसने तो शेयर ट्रांसफर कर दिए ना, क्यों मिलना चाहिए इसको? तो ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, नहीं है? आप बताओ। आप तो लॉ में बोल रहे हो यहाँ नाम है, अरे यार शेयर तो इसके हो गए, अब ये बोलेगा नहीं इसको, ये बोलेगा मेरे को मिलना चाहिए। तो कंपनी के लिए ये क्या है, इट इज ए डिस्प्यूट, एक तरह से डिस्प्यूट का। तो कंपनी ने सीधा सेक्शन 126 में खोल के बोल दिया कि हम भैया होल्ड करेंगे जब तक कि नए बंदे का नाम यहाँ पे रजिस्टर ना हो जाए या फिर ये एक डिक्लेरेशन ना दे दे, दोनों में से कोई। हाँ डिक्लेरेशन दे देगा तो नए बंदे को मिल जाएगा, मिलना भी नए को चाहिए, ट्रांसफर कर दे रहा है शेयर, उसके बाद डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड, उस मतलब हाँ सही है, आ रहा है समझ में। अच्छा मैं क्या कह रहा था, ऐसा ना राइट शेयर और बोनस शेयर में भी होता है, आप पढ़ोगे आगे। तो उसे लॉ ने यूज करा है अबेयंस, वर्ड क्या है, कीप इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है कि होल्ड कर देंगे, हम अपने पास रख लेंगे, ठीक। चलें, चलो क्या, आ जाओ पढ़ते हैं। वही था वो पढ़ा दिया जो गोले में डाला है ना, ये पढ़ा दिया, सेपरेट अकाउंट में रखना है विद इन 5 डेज। यहां तक तो पढ़ दिया, यहां तक खत्म। वही चेक कर रहा था, आप तो गुस्सा हो जाते हो, आप तो गुस्सा हो जाते हो। अच्छा सुन लो अब, सुन लो अब। कंपनी थी भाई, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, सुन लेना, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और कंपनी ने करा था 100% डिविडेंड डिक्लेयर। किसी के पास एक शेयर था 10 रुपए का, उससे कितने रुपए डिविडेंड मिलना था, बोलो। एक शेयर था किसी के पास 10 रुपए का, 1 शेयर ₹10 वाला, तो 10 का 10 रुपए डिविडेंड मिलना था। कंपनी ने बोला ये 10 रुपए की जगह ना तू भाई बिस्किट ले जा मुझसे, मैं बिस्किट बनाती हूँ पार्ले जी, बिस्किट ले जा। क्या कंपनी कर सकती है ऐसा? हाँ नो। आपको जो भी डिविडेंड आपने डिक्लेयर करा है आपको कैश में देना है, एक तो इतना कम दे रहे हो, ऊपर से मजाक उड़ा रहे हो, बिस्किट ले जा। कुत्ते हैं क्या हम भाई, शेयर होल्डर है हम, तो पार्ले जी डाल रहा है, ठीक है। तो एक्ट ने क्या बोला, आपको पे करना पड़ेगा इन कैश। कैश का मतलब यहां पे है कि बैंक में ही दोगे, जो अकाउंट रजिस्टर होगा। कैश का मतलब है कि अमाउंट में देना, काइंड में नहीं देना, क्लियर है। दूसरा बोलता है 30 दिनों में पे कर देना है, ठीक। तो किसको पे करना है, शेयर होल्डर को या उसके ऑर्डर पे? ऑर्डर मतलब उसकी डायरेक्शन पे। अगर उसने लिख के भेज दिया कि आप मेरी जगह सोनू की जगह मोनू को दे दो, कच्चे की जगह पक्के को दे दोगे?
उसने बोल दिया, किसी को उसे गिफ्ट करना है डिविडेंड 5 रुपए का, गिफ्ट कर सकता है, ठीक है, आ गया। अच्छा सुन लेना, दो तरह का मोड है पे करने का, या तो कैश में, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक डिविडेंड वारंट बनता है। क्या बनता है? डिविडेंड वारंट बना के भी कंपनी दे सकती है। जैसे कोई बोल रहा है भाई मेरे को नहीं चाहिए, बर्डन की तरह लोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाई में। आप सोचो बैठ रहे हैं सर के साथ मजे कर रहे हैं, और क्या। चलो डिविडेंड वारंट दे सकते हो आप, तो ये भी आपको कितने दिनों में देना पड़ेगा? 30 डेज में ही, जैसे आप कैश में पे करते, एज सेम एज जैसे आप कैश में पे करते, जितना टाइम उसके लिए उतना ही टाइम डिविडेंड वारंट के लिए। अगर आप डिविडेंड वारंट दे रहे हो पेमेंट की जगह तो वो भी चलेगा, लेकिन 30 दिन में डिविडेंड वारंट सामने वाले को देना पड़ेगा। डिविडेंड वारंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पेपर होता है, उसे दिखा के आप डिविडेंड जब मर्जी क्लेम कर सकते हो। तो डिविडेंड वारंट भी अगर दे दिया तो वो यही उसका मतलब है कि आपको डिविडेंड दे दिया, ठीक है, आपको राइट आ जाता है उससे डिविडेंड लेने का। आ रहा है? चले खत्म। चलो कुछ कुछ बातें ना इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में, वो साथ साथ में पढ़ लेंगे, उसके लिए कंटेंट लगेगा। चलो आ जाओ पढ़ना, मैं पढ़ देता हूं। देखो कह रहा है कोई भी डिविडेंड आप पेड नहीं कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर देयर इन एक्सेप्ट टू दी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ऑफ सच शेयर, या उसके ऑर्डर के अलावा किसी और को, या उसके बैंकर को भी आप दे सकते हो। बहुत बड़ा आदमी है, उसने अपना बैंकर अपॉइंट करा हुआ है, तो आप उसके बैंकर को भी देख सकते हो। एंड शैल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट कैश, यानी आपको किस फॉर्म में देना है? बिस्किट चलेगा क्या? कैश में देना है। आ रहा है? पक्का ये चीज समझ में आ गई? पढ़ लो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी प्रोहिबिट the capitalization of profit or the reserve of the company for the purpose of issuing the fully paid bonus share and paying up any amount for the time being unpaid and any share held by the member of the company। ये क्या बात हुई? हाँ नहीं, ध्यान से पढ़ो। आप बोनस शेयर इशू करके नहीं दे सकते डिविडेंड, डिविडेंड तो देना है कैसे? कैश में ही। लेकिन ये कह रहा है कि आप अपने प्रॉफिट को लेकिन कैपिटलाइज बोनस इशू वैसे कर लो जाके अलग से, लेकिन डिविडेंड को एज ए बोनस शेयर आप नहीं दे सकते। तो कह रहा है ये चीज आपको मना नहीं कर रही बोनस इशू करने से। बोनस इशू करना मतलब अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है ना, उस पैसे का वो कह देती है शेयर रख लो फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में, उतना पैसा हम यहाँ कैपिटलाइज मार देंगे। ठीक, वो पढ़ाएंगे जब बोनस इशू पढ़ाऊंगा उसमें कराऊंगा ये चीजें। मगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप, लेकिन जैसे मैंने बोला बिस्किट बोनस के रूप में दे सकती है, राइट शेयर इशू करके दे सकती है कंपनी डिविडेंड, नो। बोला लेकिन हम आपका राइट नहीं छीन रहे, आप वैसे अगर करना चाहते हो बोनस इशू करो जाके, लेकिन आप डिविडेंड को बोनस से खत्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने डिविडेंड देना था 5 रुपए का, ले तू बोनस शेयर रख ले। या डिविडेंड का मतलब है शेयर, तो वो कैश में ही पे होगा। सही है, खत्म। चलो पढ़ लो ये एक बार, पढ़ लिया? मिस्टर सिंह हैज परचेज द शेयर ऑफ इतना लिमिटेड फॉर फ्रॉम जय, ये वही है। फुल पेमेंट however the transfer of share is not yet registered with the company, meanwhile the company announced the dividend, is the company allowing to pay the dividend to, वही है कच्चा पक्का, देख लेना पढ़ लेना। नो सच केस द कंपनी कीप द डिविडेंड इन द रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, डिस्कस 126 पढ़ लिया हमने। ठीक है, कह रहा है कैन डिविडेंड इशू द बोनस शेयर इन लिeu ऑफ द डिविडेंड, नो, डिविडेंड कैन ओनली बी पेड इन कैश। कैन ए कंपनी पेइंग द डिविडेंड बाय बैंक, एब्सोल्युटली यस। कैश डजंट मीन द हार्ड कैश, इट मीन्स कैश चेक। सही है, कैश का मतलब क्या है? मनी में देना है, पैसा जाना चाहिए उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में एंट्री दिखनी चाहिए। चले, तो ये नॉर्मल नॉर्मल बातें थी, आ जाओ नीचे। आइए बच्चा, क्या लिखा है? रिकॉर्ड डेट कौन सी मानेंगे? वो 30-20 दिन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। रिकॉर्ड डेट इज द डेट अनाउंस्ड बाय द कंपनी फॉर डिटरमाइनिंग द मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, ऑल द पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑन द रिकॉर्ड डेट शैल बी द एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी कि कौन कौन से लोग इस डिविडेंड को लेने के लिए एंटाइटल है, तो वो डेट बोल देंगे कि 31 दिसंबर की रात को जो जो हमारे मेंबर थे
उनको हम ये डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो क्या हो गई, रिकॉर्ड डेट हो गई। चले, अनपेड डिविडेंड अकाउंट पढ़ लो, पढ़ा दिया है। ओ एक चीज और ले लो, ये 90 डेज वाली बता देता हूं, लो यहां बता देता हूं। अरे अनपेड डिविडेंड एक अलग पेज पे भी पढ़ाया था ना, थोड़ा सा जब कंफ्यूजन आ रही थी आपको, वो कहाँ गया, कच्चा पक्का ये तो। हाँ हाँ, इसके बाद जब आपको कंफ्यूजन आ रही थी मैं नई शीट पे ले गया था ना। ये रहा, ठीक। अब कह रहा है जिस दिन आपने डाल दिया, ठीक है, उसके 90 दिनों में, यानी 7 दिन के अंदर अंदर डालना है, 7 से 90 डेज में आपको ये चीजें मेंटेन करनी है कि नेम, जिसका अनक्लेम रह गया, जिसका गया है वहां पे, उसका एड्रेस और उसका अमाउंट, कितना पैसा आपने वहां पे डाला है, कहां पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, नेम, एड्रेस और अमाउंट। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, जिसका पैसा अनक्लेम होगा, पूरी एक लिस्ट जाएगी, वो फाइल करना पड़ेगा हमको, 90 डेज इसका टाइम है। ठीक है, आ रहा है क्या, ये अभी वर्ड में पढ़ लेना, इजी है। चले क्या, ये लिखा देखो, अनपेड डिविडेंड पढ़ रहे हैं, 124 है सेक्शन, याद रखिएगा, पढ़ना जरा। कह रहा है सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वेयर एज ए डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड और क्लेम विद इन द 30 days from the date of declaration, the company shall within 7 days from the expiry of said 30 days transfer the total unpaid or unclaimed amount of the dividend to the special account within with scheduled bank called as unpaid dividend account। ठीक है, आ जाओ, प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 19 डेज। स्टेटमेंट में क्या क्या लिखोगे, नेम, एड्रेस और अमाउंट। ठीक है, कह रहा है विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर द स्टेटमेंट। जिस दिन आपने ट्रांसफर करा है, जिस दिन आपने ट्रांसफर करा है उसके 90 डेज में आपको ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। उस स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, नेम, प्लेस और एड्रेस, और उसे प्लेस करना है अपनी वेबसाइट पे और एनी अदर वेबसाइट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। तो सेबी में जाती होगी और वेबसाइट अपनी वाली जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर पता लग जाता होगा ना कि मैंने क्लेम नहीं करा अभी, अनीस का नाम होगा वहाँ पे, 2 रुपये वाले डिविडेंड का। आ रहा है, नहीं आ रहा, सर आप बहुत गंदा पढ़ाते हो, आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ सर हाँ, सच बोल देते कोई कोई। चलो आ जाओ, पेमेंट ऑफ, ये तो पढ़ा दिया, 12% का गेम, पढ़ लो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट, if the default is made in transferring the total amount of the from the such default, interest accruing in such amount shall ensure the benefit of the member of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them। सही है, जो भी पैसा वहां पे जाएगा वो उनके बेनिफिट के लिए यूज होगा। सही है, चले चले क्या बाल को, छुट्टी कर दूं, खत्म हो गया, बस वो पढ़ाना है, मैं बता रहा हूं क्या पढ़ाना है। सॉरी, जो आप बाकी के पेज है ना उसमें बस लाल लाल वाला पढ़ना है हमें। तुम लोग यार, यार पहले आप आज की तो खत्म करवा लो मुझसे। नहीं, पढ़ लो, रिकॉर्डिंग हो रही है यार, ब्रेक ले लो तुम ब्रेक ले लो। चलो चलो, कहां तक पहुंच गए थे, ये 12% का इंटरेस्ट लगेगा, ये तो पता है ना आपको।
देखो आगे की बात भी बताया आपको। क्लेमनेंट टू अप्लाई फॉर दी पेमेंट ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट अप्लाई टू दी, पढ़ लो एक बार, कंपनी कंसर्न फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी क्लेम्ड। क्या कर सकता है ये भी समझ नहीं आया। अरे जो शेयर होल्डर है, मनी के लिए क्लेम कर सकता है, ये बात लिखी हुई है, क्लेम कर सकता है, बस ये बात लिखी है। मतलब कुछ नहीं लिखा है, छोड़ो, कुछ ये कुछ भी नहीं है। आ जाओ, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ अनपेड और अनक्लेम और अनपेड अमाउंट टू दी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड इफ द रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम फॉर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, इट शैल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट टू दी आईपीएफ। जो इंटरेस्ट लग रहे हैं 18-12 उस हिसाब से इंटरेस्ट लगा के ट्रांसफर करना है। एंड ए प्रेस्क्राइब स्टेटमेंट कंटेनिंग द ऑल द डिटेल ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी सेंट टू द आईपीएफ अथॉरिटी एंड अथॉरिटी टू इशू दी रिसिप्ट एज द एविडेंस ऑफ सच ट्रांसफर। ठीक है, अथॉरिटी एक रिसिप्ट काट के दे देगी, ये ले तेरा पैसा यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या क्या देना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब स्टेटमेंट जिसमें कंटेन होगा डिटेल ऑफ ट्रांसफर की, है ना, कि क्या अमाउंट है, किससे रिलेटेड थी, वही सब डिटेल है। चले चले क्या, देखो आगे भी बात, आगे वाली बात भी पढ़ा चुका हूं, आप बेमतलब में डिले कर रहे थे बस। ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहां पे क्या बोला, डिविडेंड 7 सालों में अगर अनक्लेम रहा तो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन शेयर भी ट्रांसफर कर देंगे कॉन्जिक्यूटिव 7 ईयर तक अगर अनक्लेम रहा है आपका डिविडेंड तो। क्योंकि हमने क्या सोच लिया 7 साल के बाद, उड़ गए, गायब हो गए, कोमा में चले गए, मर गए, कुछ भी सोच सकती है कंपनी, मतलब है नहीं बंदा, एग्जिस्टेंस में नहीं है, आ नहीं रहा हमारे पास। ऑल द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड क्लेम for 7 consecutive shall be transferred to by the company in the name of EA along with the statement containing such detail. ठीक है, note that the section is talking about the transfer of the share itself and not the unpaid amount of the dividend. The transfer of unpaid amount is already discussed. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ चले, कह रहा है प्रोवाइड दैट जो क्लेमेंट है ऑफ द शेयर का ट्रांसफर द अबव, वो एंटाइटल है क्लेम करने के लिए ट्रांसफर शेयर यहां से विद द सच प्रोसीजर एंड सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब। यानी वो वहां से भी वापस से अपने नाम मंगा सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो आईपीएफ का प्रोसीजर होगा कि ये फॉर्म भरो, इतने दिन कहाँ थे, ये वो एविडेंस वगैरह लगते होंगे, वो मंगा लेंगे। ठीक है, चले ये पढ़ लो, ये बता चुका हूं। इन केस ऑफ एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ईयर, अगर 7 सालों में एक भी दिन बीच में डिविडेंड दे दिया, द शेयर शैल नॉट बी ट्रांसफर टू दी आईपीएफ फंड। ठीक है, यानी कंसेक्यूटिव ब्रेक कितने सालों का चाहिए, 7 सालों का ब्रेक चाहिए। 7 में से अगर एक भी दिन टपक गया डिविडेंड, एक बूंद भी, 1 रुपए का डिविडेंड भी टपक गया तो, और आपने ले लिया, क्लेम कर लिया, तो ट्रांसफर नहीं होगा आईपीएफ फंड में। ठीक है, चले सर हम बेहोश हो गए हैं, मर गए हैं सर। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, अगर कंट्रावेंशन करोगे, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन, हाँ इसलिए बोलता हूं नहा के आया करो। चलो कुछ चीजें ना बताई जाएं तो ज्यादा बेहतर है ना। इतनी अच्छी हो मैं ना करी। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, यार सुन लो, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 लाख की और 500 रुपए पर डे आफ्टर फर्स्ट डिफॉल्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, कंपनी की तो गलती है, पैसा नहीं दे रहे यार। अरे ये सब प्रोसीजर फॉलो नहीं करे तो दीदी, यार तुम भी पूरे नशे में हो भाई साहब। ये 6 तक जो बातें लिखी हुई हैं, ये सब अगर पूरा नहीं करा, किसी का भी डिफॉल्ट करा है तो है पेनल्टी। सही है,
कह रहा है पनिशमेंट है कंट्रावेंशन के लिए, पेनल्टी है कंपनी के ऊपर 1 लाख प्लस 500 रुपये पर डे आफ्टर फर्स्ट डिफॉल्ट, यानी पहले डिफॉल्ट के बाद से फिर 500 रुपये पर डे चालू हो जाएंगे, शुरू शुरू में 1 लाख लगेगी। सही है। मैक्सिमम पेनल्टी अप एक्सटेंड अप टू 10 लाख। अरे चाची आप भी, आईपीएफ फंड में भेजना है, नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी। वो सही कह रही है। मैं, हाँ सर वो सही कह रही है, मैं पागल हूँ। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, क्या ही हो रहा है आप लोगों को, टुच्ची बातें नहीं समझ रहे। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25,000 और 100 रुपये पर डे और मैक्सिमम एक्सटेंड टू 2 लाख। अच्छा ये पेनल्टी कहाँ लिखी हुई है? 126, तो जो 120 सॉरी 124, तो जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, सुन लो, तो जो 124 में, सुन लो, जो 124 में अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में जो तिया पाचा है, अगर उसकी कोई गलती कर रहे हो तो उसके सबसेक्शन 7 में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, स्वाहा। मैडम वो बात कट काट देनी होती है, कट। हाँ चलो आ जाओ, सही है। 124 समझ में आ गया, पढ़ लोगे, चलो आगे आ जाओ। अब हमें देखो 126 हम पढ़ चुके हैं, 125 पढ़ना है और बस पेनल्टी पढ़नी है, खत्म। 126 पढ़ा है नहीं अभी, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का। अबे तो वहां पे क्या ही देखोगे कच्चे पक्के में, सारी बातें बता चुका हूं। अब ध्यान से सुन लो, ये बस सुनते जाना, बस रेड रेड वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, देखो खत्म हो जाएगा। कह रहा है क्या है ये, सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, ये रीड करना है विद द आईपीएफ अथॉरिटी, अकाउंटिंग ऑडिटिंग ट्रांसफर एंड इस वाले रूल के साथ। आईपीएफ के ऊपर रूल है, ठीक है। पढ़ने वो उतना डिटेल में मत जाना, जो यहाँ लिखा है वही पढ़ लेना, जो स्टडी मैट में वो पढ़ लेना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्टाब्लिश करना है एक फंड, जिसको हमने क्या बोल दिया, आईपीएफ फंड, ठीक है। देयर शैल बी क्रेडिटेड टू दी फंड, पैसा कहां से आएगा फंड में, ये है। कह रहा है पॉइंट 2 में क्या बोल रहा है, पैसा फंड में कहां से आएगा, तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी और डोनेशन दे देगी। गवर्नमेंट क्या दे देगी, आईपीएफ फंड। अच्छा क्या नाम है इसका बताना, फंड का नाम बोलिएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। कुछ कुछ अच्छा काम करने के लिए लाया होगा ये वाला फंड किस लिए लाया गया होगा, कुछ अच्छा काम करने के लिए, किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, उसमें ग्रांट दे देगी और डोनेशन दे देगी। सर ये तो बता दो ग्रांट और डोनेशन में फर्क क्या है, क्या ग्रांट और डोनेशन, समझ नहीं आया। इसका ना प्री डिफाइंड पर्पस होता है, ठीक है, और ये पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बोलेंगे कि इतना इतना पैसा हम यहाँ पे दे रहे हैं और इसके लिए यूटिलाइज होगा। डोनेशन का मतलब जेब में से निकाल के जब मर्जी दे दिया, जब मन करा तब दे दिया, आज मेरा मन अच्छा है मैं डोनेट करूँगा, ठीक। किडनी की बात नहीं कर रहा था, पैसे। चलो आ गया, देखो कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, समझ में आ गया। ग्रांट में, ग्रांट यार सुन लो यार प्लीज, ग्रांट से आएगा, डोनेशन से आएगा और अनपेड डिविडेंड अकाउंट से वहां डालना ही है। दूसरा जनरल रेवेन्यू अकाउंट, ये पुराने एक्ट में होता था कि वहां पे पैसा रखते थे, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर करना है, जो पुराने एक्ट में पैसा पड़ा हुआ है, वो नए एक्ट में आईपीएफ आया, आईपीएफ में डालना है, ठीक। फिर बोलता है अमाउंट लाइंग इन द आईपीएफ, ये ऊपर वाला ही बोल रहा है, इससे रिलेटेड है। पुराने एक्ट में जो पैसा पड़ा है वो, द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, फंड में जो पैसा पड़ा है उसे कहीं लगाएंगे हम, उसे हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके जो रिटर्न आएगा वो भी यहीं आएगा। तो ये बता रहा है पैसा कहां कहां से आएगा, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर 38(4), ये क्या होता है, 38 किसका था, आईपीएफ आया था, मैंने बताया था। देख के बताओ, हाँ तो क्या है 38(4) में,
कौन सा पैसा? 38(4) में कोई पैसा था जो आईपीएफ में भेज देंगे। थर्टी एट फोर में देखो क्या है। सही है भाई, मैं तो देख रहा हूँ आपको रिवाइज है नहीं है, मैंने थोड़ी ना रिवाइज करा यार। अरे ये अलॉटमेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें ये होता होगा कि कोई इम्प्रॉपर पैसा आ जाता होगा ना, इम्प्रॉपर अलॉटमेंट हो जाती होगी, तो उस केस में अगर आपने रिफंड नहीं करा तो यहाँ पे ट्रांसफर करवाते होंगे लास्ट में। ठीक है, आ जाओ। सुन लो, एप्लीकेशन मनी अगर आपने उठाई है, रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी ड्यू फॉर द रिफंड। आपने, ये भी आईपीएफ आया था वहां पे कि रिफंड करना था, आपने रिफंड ही नहीं करी, एप्लीकेशन मनी बहुत दिनों तक पड़ी हुई है, तो आईपीएफ में डालनी है। ठीक है, 7 साल ही लिखा होगा वहां पे, आ जाओ सुन लो। कह रहा है मैच्योर डिपॉजिट। मैडम आप घर पे पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब पढ़ना जरूरी है घर पे भाई, मैं फिर ज्ञान देने लगूंगा मेरे को। प्लीज प्लीज प्लीज, इंटर के अंदर घर पे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने आप को 20% में शामिल करना है, तो 20% में वही लोग शामिल हो पाएंगे जो मेहनत करेंगे। आप नहीं पढ़ रहे, लेकिन सारे बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो आपको घर पे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो सर ज्ञान मत दो, चलो सर ज्ञान मत दो, बहुत हो गया आपका। मेच्योर डिपॉजिट विद द कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, उसका कहाँ जाता होगा? उनका बैंकिंग कंपनी को छोड़कर अगर किसी के पास मेच्योर डिपॉजिट है तो, और उन्हें कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत सारी जगह है जहाँ पे अनक्लेम पैसा पड़ा होता है ना, वो सारा कहाँ पे मंगा लिया जाता है? आईपीएफ फंड में अधिकतर। देख लो, मेच्योर डिपॉजिट विद द कंपनी, कंपनी के पास, सॉरी डिवेंचर, डिवेंचर बचे हैं, रिडीमेबल होते हैं, रिडीम करने कोई नहीं आया, पड़ा हुआ है पैसा, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अमाउंट रेफर टू इन H2J, सारा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहां से कोई इंटरेस्ट कमाओगे तो वो। सेल प्रोसीड ऑफ द फ्रैक्शनल शेयर, समझते हो? अराइजिंग आउट ऑफ द बोनस मर्जर एमलगमेशन। ठीक, बताओ समझते हो क्या? मैं बताता हूँ, देखो अमलगमेशन होता है ना, अमलगमेशन वगैरह होता है तो कंपनी की वैल्यूएशन होती है, और उसके ना शेयर बांटे जाते हैं। तो कई बार ना शेयर ऐसे निकल के आते हैं कि 10,000.53, तो ये जो फ्रैक्शनल वाला जो शेयर होते हैं, इनका पैसा ना कैश में पे करना होता है, मल्टीप्लाई करके रेट से। लेट सपोज 1000 रेट आया, तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी पैसा बनता है ना, ये कैश में पे करना होता है। इनके बदले शेयर और असेट ट्रांसफर नहीं होती, कुछ जो असेट वगैरह ट्रांसफर होती है ना कंपनी में, एक दूसरे में जुड़ जाती हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते, तो ये कैश में पे करना होता है। अगर कैश में पे नहीं करा तो उसकी सेल प्रोसीड्स है ये। ठीक, कह रहे रिडम्पशन, ये पढ़ लोगे वैसे भी, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, समझा दिया। लेकिन रिडम्पशन अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम 7 साल या उससे ज्यादा, एंड सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। एक बात बता देता हूं बस इसमें इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा किस किस में 7 साल लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान रखिएगा किस किस में 7 साल लिखा हुआ है। ठीक है, चले चले, आ गया, सारे में ही लिखा हुआ है, आ जाओ। देखो यहां पे दिया हुआ है, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो सच अमाउंट रेफर टू इन क्लॉज H2J, H2J, H से लेके J तक, shall form part of the fund unless the amount, such amount has remained unclaimed for 7 years। ठीक है, of the date of the become due। कहां से लेके कहां तक के लिए 7 ईयर है बताना? S से लेकर, तो ये है HIJ बस। ठीक है, और यहाँ पे तो लिख ही दिया खुद, तो ये वैसे इंक्लूड हो गए। चले, घर से पढ़ लेना। चले आगे। अब ऊपर बोला देखो पैसा कहां कहां से आएगा, ऊपर बोल दिया पैसा कहां कहां आएगा, अब नीचे बता दिया कहां कहां यूटिलाइज होगा। ठीक, एक बार इसकी समरी देख लें, समरी है इसकी। ठीक, ग्रांट,
डोनेशन, अनपेड डिविडेंड में जो पड़ा है, जनरल रेवेन्यू पुराने वाले फंड में पड़ा है, आईपीएफ कंपनी, ये दोनों पुराने वाले हैं 56 से रिलेटेड, ठीक है। अदर इनकम, इन्वेस्ट करके जो आया है पैसा, ये अमाउंट ऊपर नहीं लिखा, ये अच्छा ये डिस्गॉर्ज अमाउंट थी, मैंने वही बोला। डिस्गॉर्ज अमाउंट क्या होती है वही समझाया आपको हमने ना। कोई जैसे कौन सा स्कैम हुआ था, हाँ, या हर्षद मेहता वाला भी, हमने कोई स्कैम कर दिया, स्कैम से बहुत सारी पब्लिक सहारा भी उठा सकते हो, बहुत सारा पैसा मंगा लिया, वो पैसा लेकिन कंपनी ने बोला इसको हम पब्लिक डिपॉजिट मानेंगे। सहारा ने क्या करा था, सहारा ना प्राइवेट कंपनी थी, उसने एक स्कीम बनाई कि हम ना महिलाओं से सेविंग करवाएंगे, रियल केस है, और बहुत सारे इंडिया के लोगों से पैसा उठा लिया, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी थी, वो पब्लिक का पैसा यूज नहीं कर सकती। तो इस वाली स्कीम को गवर्नमेंट ने बोला कि ये पब्लिक डिपॉजिट माना जाएगा और आपको ये सारा पैसा वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, अलॉटमेंट के रूल के हिसाब से। लेकिन अब वो स्कैम बाद में पकड़ के आया, वो तो खा गए पैसा। तो कंपनी क्या करेगी, जो पैसा उन्होंने जब्त करा है उसको क्या बोला जाएगा, वो अमाउंट कहां पे ट्रांसफर कर देगी, आईपीएफ फंड। वहां से वो पैसा किसको दिया जाएगा, जिसका वो पैसा था, जो महिलाओं से पैसा उठाया आपने बहुत सारी, वो पैसा हम उनको देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्गॉर्ज अमाउंट। आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन मनी मंगाई है और आपने रिफंड नहीं करी, मैच्योर डिपॉजिट है, ठीक है, डिवेंचर, मैच्योर डिपॉजिट और डिवेंचर या उनका इंटरेस्ट, ठीक है, सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और अदर अमाउंट। याद हो जाएगा, रिडेम्पशन की बातें हैं कुछ, और ऐसी बातें जहां पैसा मंगा के वापस करना होता है, वहां पे आपने नहीं करा तो आईपीएफ फंड में आपको ट्रांसफर करना है। डन, आ गया वहां। अब आपको ये देखो क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि बच्चा ना इसको हल्के में पढ़ेगा, बच्चा मेन चीजें पढ़ेगा, रूल 3, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सब। क्वेश्चन आ जाएगा यहां से 6 नंबर का कि कहां कहां से पैसा मंगा सकता है आईपीएफ फंड, ठीक है। तो रेड मार्क वाले तो इजी है यार, आप बता दोगे 10 जगह, आप तो बताओ। सबसे पहले ग्रांट, डोनेशन, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी, डिस्गॉर्ज अमाउंट, डिवेंचर, डिवेंचर का रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, क्या ये सब हल हुआ है यार। अब इसे भी याद करने में दिक्कत है तो फिर क्या ही हो सकता है, फिर तो आईपीसीसी में होना नहीं चाहिए आप लोगों को, फाउंडेशन में होना चाहिए था। चलो, ना आना इस देश लाडो। पढ़े, जलील करना ना जरूरी है भाई साहब, जलील करना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। 20% लोग पास होने वाले हैं बस, मैक्सिमम बोल रहा हूं, वो मानते नहीं हो। चलो, यूटिलाइजेशन पढ़ लो, पैसा कहां कहां यूटिलाइज होगा। नहीं सर, हम नहीं बता रहे आपको कुछ भी, बहुत इजी है। कह रहा है फंड शैल यूटिलाइज फॉर, किस किस चीज के लिए यूटिलाइज हो सकता है, रिफंड करने के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, मेच्योर डिपॉजिट, जो जिसका पैसा वहां डाला है उसको दोगे यार वापस, अगर क्लेम करने आएगा तो उसका एक मेथड तैयार करोगे, वहां से बंदा आके आपसे क्लेम करेगा, ठीक है। वो पगला जाएगा ना वहां, जिसको 1 रुपए का डिविडेंड मिला था। चलो, ठीक है। डिपॉजिट, मेच्योर, डिवेंचर, द एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर द रिफंड एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन। और दूसरा ऑब्जेक्ट तो नाम में ही लिखा है, प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टर, एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ये तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो नाम में ही लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉर्ज अमाउंट, ये बताने की जरूरत है, बता दिया, जो पैसा उठाया है वो पे करना पड़ेगा। अमॉन्ग द एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स फॉर द शेयर और द डिवेंचर और द शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर or the depositor who have suffered the loss due to the wrong action by any person in accordance with the order made by the court which had ordered disgorgement, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि ये लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, इनको पैसा वापस करना है, ये आपका काम है। चले, रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परसुइंग द क्लास एक्शन शूट, कोई क्लास एक्शन शूट है तो उसका भी पैसा आप यहां से मंगा सकते हो। रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परसुइंग द क्लास एक्शन शूट by the member, debenture holder, depositor as
may be sanctioned by the tribunal and any other purpose incidental thereto in accordance with the such rule as may be prescribed. ठीक है भाई, ठीक है भाई, पक्का पक्का, आ जाओ। तो किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, एक बार दोबारा से करते हैं। रिफंड देने के लिए डिविडेंड का, डिपॉजिट्स का, डिवेंचर का, एप्लीकेशन मनी का, ठीक है। प्रमोशन के लिए, एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्टर की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्गॉर्ज अमाउंट जो हमने उठा लिया था, रिम्बर्समेंट के लिए कोई भी क्लास एक्शन शूट का, और एनी अदर पर्पस, ठीक है। मेमोरी टेक्निक इन्होंने बना रखी है, CD Pro आप देख लेना मालिक ने, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्लास एक्शन सूट है, डिस्कॉर्ज अमाउंट है, प्रमोशन है, ठीक है। ये रिफंड है, रिम्बर्समेंट होगा या रिफंड होगा, और ओ से क्या है, अदर। आप देख लेना, याद हो जाएंगे, वैसे ये इतने टफ नहीं है। चले नीचे देखना, कुछ लाइन लिखी है, समझा देना जरा। प्रोवाइडेड दैट where as per the provision of this section amount is transferred to the IEPF after the expiry of the 7 years, such person shall be entitled to get refund out of इतना। सेम बात लिखी है, क्या है पढ़ लो। प्रोवाइडेड दैट वेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, ये पुराने एक्ट का है, अमाउंट अगर ट्रांसफर करी गई है IPF में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर, उस पर्सन को हम वापस भी, मतलब जिस पर्सन का वो पैसा था वो एंटाइटल है रिफंड लेने के लिए, तो IPF आके लेगा। लेकिन अब चले, हाँ कह रहा है एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द अमाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 में अप्लाई IPF फॉर द पेमेंट। क्लेम के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। अब देख लो, ये थोड़ी थोड़ी बातें, अब नीचे 5 के बाद जितने भी पॉइंट है ना इस सेक्शन के, वो IPF के बारे में बताया है कि कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। आ जाओ समझ लेते हैं, बहुत ईजी है ये। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है एक अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए फंड को, यानी भैया हमने एक फंड बनाया जहां बहुत सारा अरबों रुपीज आने वाला है, तो उसको चलाएगा कौन, हेलो, उसको चलाएगा, एक फंड बनाया जहां पे अरबों रुपीज आने वाला है, इतनी सारी कंपनियां, इतना सारा अनक्लेम अमाउंट पड़ा होता है लोगों का, उसे चलाएगा कौन, तो बोला एक चेयरपर्सन अपॉइंट होगा जो कि सेक्रेटरी होगा MCA का, ठीक है, और एक CEO अपॉइंट होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होगा, और 5-7 मिनिमम 7 मेंबर होंगे, 7 से ज्यादा होंगे, सॉरी मेंबर नॉट मोर देन 7 इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, ठीक है। 6+1 होंगे, सबको मिला के 7 होंगे, कहने का मतलब है 7 से ज्यादा बंदे नहीं होंगे, जो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सब कुछ देखेंगे, है ना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आ जाओ, कह रहा है मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन मेंबर CEO होल्डिंग द AA मीटिंग एज पर दी प्रेस्क्राइब रूल। बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में आपको, है ना। जो भी उनका अपॉइंटमेंट वगैरह होगा, जो उसको देखेंगे, वो उसके प्रेस्क्राइब रूल के हिसाब से होगा, ठीक है। अब कह रहा है रिसोर्सेज क्या देंगे धंधा चलाने, मतलब फंड को मैनेज करने के लिए, तो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ऑफिसेज, ऑफिसर, एम्प्लॉय, अदर रिसोर्सेज एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो लोग वगैरह कौन देगी, क्या देगी, ऑफिस, ऑफिसर, सब कुछ, मतलब जो भी सुविधाएं चाहिए फंड को मैनेज करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सुन लो ध्यान से, देखो अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर, कह रहा है द अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर द फंड एंड मेंटेन द सेपरेट अकाउंट एंड द अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स इन रिलेशन टू द फंड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब कंसल्टेशन विद CNAG ऑफ द इंडिया। तो उसका जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है सुन लो मेरी बात, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उनका ऑडिट CNAG करती है, जिसको कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जितनी भी होती हैं उनका ऑडिट करने का राइट इनके पास होता है, इसमें बहुत सारे ऑडिटर्स होते हैं। अच्छा, ये CA को भी हायर करती हैं, तो ना इनका एक इम्पेनलमेंट होता है, साइट खोलोगे ना वहाँ पे बहुत सारी CA फर्म इम्पेनल्ड होती हैं, तो ये CA ही करेगा ऑडिट, तो ये क्या अपॉइंट तो ये होंगे, लेकिन ये किससे करवा देते हैं, CA से, ठीक। चले चले, इट शैल बी, पढ़ लो यार, ये सारी वैसी बातें हैं, मतलब
theoretical. It shall be competent for the IPF to spend the money out of the fund for carrying out the object of the ये बोलने वाली बात है क्या कोई? सॉरी, कह रहे हैं भैया इनको अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, ऑडिट कराने पड़ेंगे CNAG से एज स्पेसिफाइड इंटरवल पे, ऑडिट अकाउंट और ऑडिट बना के रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट एनुअली फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सिंपल है ये तो, फंड बनेगा तो फंड का ऑडिट भी होगा, ठीक है, ऑडिट कब कराना पड़ेगा? जो इंटरवल बोला गया है प्रेस्क्राइब रूल में, ठीक है, वो ऑडिट बनेगा, ऑडिट होगा तो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट होगी तो फाइल होगी, कहीं ना कहीं तो दी जाएगी ऑडिट रिपोर्ट, तो कौन मेन बंदा कौन है? महामहिम कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें दिया जाएगा। आ जाओ, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा? IPF टू प्रिपेयर इट्स एनुअल रिपोर्ट प्रेस्क्राइब फॉर्म में, टाइम में, फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, गिविंग द फुल account of the activity during the financial year and forward a copy thereof to the central government, and central government shall cause the annual report and audit report to be laid before the each house of the parliament में लेके जाया जाएगा। each house of the parliament मतलब कहाँ पे? राज्यसभा और लोकसभा में ये प्रेजेंट होगी और वहाँ पे दिखाई जाएगी कि ये काम हुआ है। चले, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है यार, अरबों रुपीज होंगे यहाँ पे। चले, समझ गए? 126 पढ़ा चुका हूं, रीड मारना है बस। 126 कौन सा था? कच्चा पक्का, लिख भी सकते हो वहां पे। राइट टू डिविडेंड एंड द ट्रांसफर, राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर और बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर। अबेयंस का मतलब बता दिया था, एज इट इज रोक दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, कह रहा है where any instrument of the transfer of share has been delivered to the company for the registration, कंपनी को दे दिया गया है इंस्ट्रूमेंट, जो डीड थी कच्चे पक्के की कंपनी के पास आ गई है, लेकिन अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन मतलब नाम चेंज नहीं करा और हमने लिखा नहीं है ये अपने पास कि ऐसे ऐसी डीड आई है, काम बहुत है ना, तो रुका हुआ है, या उसी दिन आ गई होगी जिस दिन डिक्लेयर कर रहे होंगे। And such transfer has not been registered by the company. The company shall transfer the dividend with respect to such share to the unpaid dividend account unless the company is authorized in writing by the registered holder to pay such dividend to the transferee specified in the transfer instrument. सही है? यानी unless कच्चे ने डिक्लेरेशन देके पक्के के बारे में बताना दिया हो कंपनी को कि दे दो इसे, सही है। प्लस कीप इन अबेयंस एनी ऑफर ऑफ द राइट शेयर अंडर दिस और इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। तो अगर कोई राइट शेयर या बोनस शेयर भी अगर इशू होने वाले थे तो उनको भी रोक दिया जाएगा, उन्हें भी अभी हम इशू नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि वो क्या ना दे दे, या तो अथॉरिटी ना दे दे या हम रजिस्टर ना कर दें। कंपनी या तो रजिस्टर कर देगी या वो अथॉरिटी दे देगा, खत्म। पनिशमेंट पढ़ ले, खत्म होता है चैप्टर। आधे घंटे आगे हूं मैं अभी आपसे, चलो देख लो, आधा पेज बचा है अब। चलो अब 127 बहुत इंपॉर्टेंट है। 127 में सारी पेनल्टी है डिविडेंड की। कह रहा है पनिशमेंट फॉर द फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, ठीक है, इजी है लेकिन। कह रहा है वेयर ए डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, अगर कोई डिविडेंड हमने क्या कर दिया है, कर चुके हैं, बट विद इन 30 days ऑफ सच डिक्लेरेशन इट हैज नॉट बीन पेड और वारंट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। अच्छा, एक बात यहां पे निकल के आ गई, वारंट हैज टू बी पोस्टेड। दीदी इधर, पोस्टेड का मतलब क्या है? बस कंपनी को ना पोस्ट करना है, कंपनी की लायबिलिटी खत्म, पहुंचे या ना पहुंचे। अगर मैंने पोस्ट कर दिया डिविडेंड वारंट तो मैं बोल दूंगा मैंने अपना काम कर दिया। 30 दिन के अंदर अंदर पोस्ट करना है। 31वें दिन पोस्ट करा तो इंटरेस्ट के साथ, समझ रहे हो, या ये पेनल्टी लग जाएगी अगर करोगे ही नहीं तो। आ रहा है समझ में? तो पोस्ट करना है वारंट, समझ में आ रहा है, 30 दिन के अंदर अंदर। तो कैसे कैसे डिविडेंड दे सकते हो, या तो पे कर दो या डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दो टू दी एंटाइटल्ड शेयर होल्डर को। पनिशमेंट शैल बी, अगर नहीं करा तो
है ना, है ना। तो क्या होगा देखो, एवरी डायरेक्टर हु इज नोइंगली ए पार्टी टू डिफॉल्ट, यहां पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट वर्ड नहीं है भाई, कह रहा है हर डायरेक्टर जो जानता था इस फैक्ट को। अगर सिर्फ पनिशमेंट पनिशमेंट पूछ ली तो पेपर में हर पेनल्टी पेनल्टी